नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो 4 क्वेश्चन हमने सुबह डाले थे, ठीक है, उसके बारे में। इसका उत्तर आपको लिख करके ग्रुप में डालना था, ठीक है। आ, ये 4 क्वेश्चन के पहले भी हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो उसको ज़रूर देखेंगे। प्रश्न के उत्तर आप डेली प्रैक्टिस करें, चाहे घर पे करें चाहे कहीं भी करें, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें। ज़रूरी ये नहीं है कि आप ग्रुप में डालें या ना डालें, ज़रूरी ये है कि आप प्रैक्टिस निरंतर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, मुगल वंश के बाबर की सफलता के कोई 4 कारण बताइए, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो आपके केवल सोचने की क्षमता पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि आप किस प्रकार सोच सकते हैं। और ये ओवरऑल जब आप बाबर के बारे में पढ़ लेंगे डिटेल में, तभी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर। बाबर के सफलता के पीछे जो 4 कारण थे, उनमें जो 4 कारण है उसमें पहला है बाबर का व्यक्तित्व, ठीक है। बाबर जो है अपनी असफलता से सीख लेता है, जो उसने जो मध्य एशिया में जब वो उसका जब साम्राज्य उदित उदित होता है, तो वो जो है वहाँ पर निरंतर असफलता प्राप्त करता है, ठीक है। तो पहला ये कारण है कि वो असफलता से सीखता है, ठीक है। दूसरा, तोप खाने का प्रयोग जो करता है बाबर, वो है इसका दूसरा कारण। तीसरा है भारतीय भू राजनीतिक अस्थिरता, उस समय भारत में जो है अस्थिर था, जो राजनीतिक जो स्थिति थी वो। और चौथा है मध्य एशिया में लगातार हार, ठीक है। इसके अलावा भी हम कई चीज़ें और देख सकते हैं। इसमें जब ये तोप खाने का प्रयोग करता है, तो इसके पास न केवल तोप खाना उच्च क्वालिटी का होता है, बल्कि घुड़सवार सेना बाबर के तोप खाने का जो संचालन करते हैं, उसमें उस्ताद मुस्तफ़ा अली और उस्ताद अली कुली खां करके 2 व्यक्ति रहते हैं, जो तोप खाने का बहुत ही कुशलतम जो संचालन करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। इनमें युद्ध की रक्षात्मक और आक्रामक जो व्यवस्था है, वो इसका आप मेंशन कर सकते हैं, तुलगमा युद्ध पद्धति, ठीक है। ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं। बाबर की जो सैन्य व्यूह रचना है, उसको तुलगमा युद्ध पद्धति कहते हैं या ऑटोमन पद्धति भी कहा जाता है। और जो तीसरा पॉइंट और हम देख सकते हैं इसमें कि बाबर का जो युद्ध कौशल है और जो इब्राहिम लोदी रहता है, ठीक है, उसकी अनुभवहीनता, ठीक है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। तो इब्राहिम लोदी जो है उतना एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं रहता, ठीक है। और भारतीय शासक में राष्ट्रीय हित की भावना का अभाव रहता है, जिस कारण से जो है बाबर जो है मुगल वंश का जो है एक सफल शासक रहता है, और यहाँ पर उसकी सफलता जो है भारत में हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, स्थित प्रज्ञ क्या है, ठीक है। इसको आपको डिफाइन करना है। तो ये स्थित प्रज्ञ है किस चीज़ का कॉन्सेप्ट, पहले ये समझना होगा। ये जो है गीता का जो है स्थित प्रज्ञ जो है कॉन्सेप्ट गीता से लिया गया है, गीता दर्शन से। स्थित प्रज्ञ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो दैवी प्रज्ञा में स्थित होता है, ठीक है। अर्थात जिसको सभी, यानी कि प्रत्येक समय प्रत्येक क्रिया प्रत्येक जीव में जो है उसको ईश्वर दिखाई देता है, उस व्यक्ति को हम इस स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, ठीक है। वो हर एक चीज में जो है ईश्वर की अनुभूति करता है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, कोई भी जीव हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ यही होगा, ठीक है। इसको आपको 30 शब्द में इतना ही लिखना है। और डिटेल में जाने पर अगर ये 60 शब्द में आपको लिखना पड़े, तो इसमें आप श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ के स्वरूप का विस्तृत विवेचन जो मिलता है उसके बारे में आप डिफाइन कर सकते हैं। इसमें स्थित प्रज्ञ के कोई वासना नहीं होता। ये आत्मरस, अनासक्त, भय, क्रोध से रहित और सकल दुखों से अविचलित होता है, ठीक है। स्पृहा से रहित, राग द्वेष से पूर्णतः मुक्त और संपूर्ण स्वार्थों से जो है परे रहता है। तो इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर का, वो है हड़प्पा कालीन के इन्हीं 2 स्थलों के नाम और विशेषताएं बताना है। तो इसमें बस आपको नाम पूछा है और विशेषताएं बताना है, मतलब यदि वहाँ से जो भी चीज़ें आपको मिली हैं, जो कुछ खास चीज़ें, तो उनके बारे में भी आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट, पहला नंबर में लिख दिया है मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में, राखरदास बनर्जी ने किया था, ठीक है। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। तो इसमें जो मेन विशेषता क्या है, इसका मृतकों का टीला कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो है विशाल स्नानागार, ये 2 चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये 2 चीज़ों को आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से पुजारी की मूर्ति भी मिली है,
सूती कपड़ा मिला है, ठीक है, लेकिन जगह आपके पास उतनी नहीं होती, तो आप जो है लिमिटेड चीज़ें ही यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर में है चहूदड़ों। चहूदड़ों की खोज M.G. मजूमदार ने 1931 में की थी, ठीक है। ये पाकिस्तान के सिंध में स्थित है, मगर आपको यहाँ पूछा नहीं है कि खोज कब हुई, क्या हुआ, कैसा हुआ, बस विशेषताएं बतानी है। तो यहाँ पर जो है आप जो विशेष चीज़ें हैं उन्हीं को बताएंगे। यहाँ पर मनके बनाने का जो कारखाना है वो मिला है, ठीक है। वक्राकार ईंटों की प्राप्ति हुई है, शंख कटाई, धातु कर्म, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जो चौथा प्रश्न है वो क्या है। नवपाषाण कालीन किन्हीं दो स्थलों के नाम और विशेषताएं बताइए। सेम टू सेम इसी टाइप का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है कि नवपाषाण काल में जो है क्या हुआ है, ठीक है। तो नवपाषाण कालीन जो दो स्थल हैं वो हैं कश्मीर में बुर्ज होम और गुफ कराल, ठीक है, जहाँ पर मानव गर्तावास की प्राप्ति हुई है। और उत्तर प्रदेश में है कोल्डी हवा, ठीक है, और चौपानी मंदो, ये दो जगह हैं। वहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कृषि के आरंभिक जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। नवपाषाण काल जो है 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक जो है भारत में रहा था, ठीक है। इसमें जो था जीवन यापन जो होता था मनुष्य का, वो खाद्य उत्पादक की कैटेगरी में आ गया था। पहले जो मध्य पाषाण और पूरा पाषाण में जो है मनुष्य जो है खाद्य संग्राहक था, मतलब वो एकत्र करता था जमीन जमीन से कंदमूल, फल, जंगल से फल फ्रूट, ये सब चीज़ों को एकत्र करके रखता था। परंतु कृषि के आविष्कार के कारण नवपाषाण काल में वो खाद्य उत्पादक हो गया और स्थिर समुदाय में रहना शुरू कर दिया, ठीक है। और कृषि कार्य का प्रारंभ किया, पशुपालन, पत्थरों को घीस के औजार बनाना, ये सब करने लगा। पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया, मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया। और ग्रामीण समुदाय का आरंभिक जो साक्ष्य है वो सारी चीज़ें नवपाषाण काल में आपको मिलती हैं, ठीक है। और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य बोले तो वो जो है बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान के एरिया में है, मेहरगढ़ में प्राप्त होता है, ठीक है। और इसमें सर्व प्रमुख जो अनाज था सबसे पहले वो जौ था, ठीक है। और उसके बाद फिर गेहूं, खजूर, कपास, ये सब चीज़ें हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो कोल्डी हवा है, कोल्डी हवा में जो है चावल के उत्पादन के प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो मिले हैं। और जो गर्तवास, ये जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है हड्डी के औजार भी मिले हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन 4 प्रश्नों के उत्तर हमने देखा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन का और उसके आंसर का, ठीक है। तब तक आप बने रहिए और आंसर जो है डेली आपको मिल जाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा, सुबह क्वेश्चन मिलेगा, शाम तक के आपको आंसर मिल जाएगा। परंतु आपको जो है स्वयं के स्तर पर जो है इससे भी अच्छा आंसर लिखने का प्रयास आपको करना है, ठीक है। ये बस एक ऐसे ही गाइडलाइन की तरह है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, परंतु जब आप खुद से लिखेंगे तो आपका आंसर जो है और बेहतर होगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।